ध्रुव को किसी के कदमों की आहट से इस बात का एहसास हुआ कि कोई उसकी ही तरफ आ रहा है। अगले ही पल उसने देखा कि कदमों की आवाज़ उसकी ओर ही बल्कि उसकी बहन इरा थी। ध्रुव को देखते ही इरा ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं यहाँ चली आई। ध्रुव को अपनी नाराज़गी को भुलाकर थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यहीं पर मिल सकता हूँ? इरा ने कहा, मैं जानता हूँ ध्रुव कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी। ध्रुव को इरा की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। अगले ही पल इरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव चाहे तुम्हारे सामने कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इरा का अपने लिए ये लगाव देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल ही ध्रुव को अपने परेशानी याद आई और उसने कहा, इरा से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा, इरा क्या तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं? ध्रुव के मुख से ये बात सुनकर इरा को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसने कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और पड़ती भी तो उसके पिता आर्यन हमेशा उसका ध्यान रखते थे। लेकिन आज अचानक ध्रुव को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये सवाल इरा के मन में हलचल मचा रही थी। इरा ने ध्रुव से कुछ कहती उसके पल ध्रुव ने कहा, मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहता, मेरी वजह से उन्हें पहले ही सबके सामने काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा है। तब इरा ने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, क्या 1000 सोने के सिक्के काफ़ी होंगे? ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सोने के सिक्के तुम्हें जल्दी लौटा दूँ। शुक्रिया इरा इस मदद के लिए। ध्रुव की इस बात पर इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ध्रुव। इतना कहने के बाद इरा ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें इतने सोने के सिक्कों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या खरीदना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ बाज़ार घूमने चल सकती हूँ? ध्रुव के इस बारे में इरा को ना ही साफ साफ मना कर सकता था और ना ही उससे ज़्यादा कुछ बता सकता था, पर क्योंकि इरा उसकी मदद कर रही थी, इसलिए ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल हम बाज़ार में साथ खरीदारी करने चलेंगे। इतना कहने के बाद दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो दोनों सौर महल की ओर आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कल बाज़ार में कोई मुसीबत उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अगले सुबह ध्रुव और इरा मैसूरिया शहर के बाज़ार में खरीदारी करने के लिए निकल गए। बाज़ार में कुछ ही देर घूमने के बाद ध्रुव को कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर किया कि रोज़ के मुकाबले आज बाज़ार कुछ अलग नज़ारा आ रहा था। हालांकि उसके बाज़ार में सौर दल के सैनिक भी नज़र आ रहे थे, लेकिन उसकी नज़र कुछ ऐसे लोगों पर गई जो किसी भी तरह से व्यापारी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव को समझ में आ गया कि यकीनन ये लोग जासूसी कर रहे थे। तभी ध्रुव और इरा के कानों में एक आवाज़ पड़ी, अरे ध्रुव और इरा, आप दोनों यहाँ? यह सुनते ही उन दोनों के पैर वहीं पर रुक गए। जैसे ही उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो एक मुस्कुराता हुआ शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शख्स कपड़ों से सौर दल का ही लग रहा था। ध्रुव उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने कहा, आप दोनों मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। मुझे आपके पिता ने बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा नाम सोरेन है। जब शख्स के बारे में इतना जानने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ओह, बाजार बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ संभाल रखा है।
सोरेन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ जी हाँ। आप बताइए, बाजार में आप क्या खरीदारी करने आए हैं? मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ़ एक सीटी बजा दीजिएगा, मेरे सैनिक हाजिर हो जाएंगे। सोरेन की इतनी बात सुनकर ध्रुव और इरा दोनों मुस्कुराते हुए खरीदारी करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर बाद इरा को भी ऐसा लगा कि बाजार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर उसे बात करने लगा। विदुर की आवाज़ ध्रुव के अलावा कोई नहीं सुन सकता था। विदुर ने ध्रुव को सचेत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, फिलहाल तुम्हें एक बात का सबसे खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम जो भी सामान खरीदो वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। विदुर के इतना कहने के बाद ध्रुव ने जड़ी बूटियों का सारा सामान इरा के हाथों में थमाते हुए कहा, भले ही तुम मेरी बहन हो, और सच बताऊं तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कहाँ से आई हो या फिर तुम्हारी हकीकत क्या है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ध्रुव के इतना कहते ही इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने प्यार से ध्रुव को गले लगा लिया। तभी विदुर ने ध्रुव की तरफ देख तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। इस बीच ध्रुव की नज़र अचानक फिर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़ी अजीब लग रहे थे। उसने इरा से कहा, इरा तुम ये सामान लेकर यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी देर में ही तुम्हें बाजार से बाहर मिलता हूँ। तब तक मैं पता करके आता हूँ ये लोग कौन हैं और किसकी जासूसी कर रहे हैं। इरा ध्रुव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के दबाव बनाने पर इरा एक दूसरे रास्ते से बाजार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव उन जासूसों की सच्चाई जानने के लिए दोबारा बाजार की तंग गलियों में जाने लगा। इरा भी आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। इरा ने जैसे ही अपने नज़र उठाई तो देखा कि उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन पर एक कंकाल का टैटू बना हुआ था। वो कंकाल वो कंकाल के टैटू वाला लड़का कुछ कहता उससे पहले इरा ने कहा, सीधे और सपाट लहजे में कहा, देखो मैकी, मैं जानता हूँ कि तुम आमिष दल के लीडर के बेटे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इरा की इस बात पर मैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है इरा, तुम करो ना अपना काम। जब तक तुम बाजार में अपना काम ख़त्म करोगी तब तक मुझे तुमसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा। इरा ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए कहा, मैकी, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। इरा के इस तरह बर्ताव पर मैकी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखे और अपनी पाई जैकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर इरा को दिखाते हुए कहा, एक खूबसूरत ब्रेसलेट देख रही हो इरा? मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। फिलहाल तुम इसे रख लो, हम किसी और दिन साथ में बाजार घूम लेंगे। इरा मैकी को मना करने वाली ही थी कि तभी उसकी नज़र ब्रेसलेट पे लगे मेटल पर गई। ये मेटल ध्रुव शक्ति बढ़ाने में काम आ सकती थी। इस मेटल को देखकर इरा के मन बदल गया और उसने मन ही मन सोचा, मैं इस ब्रेसलेट रख लेती हूँ। इसमें लगे मेटल को निकाल कर ध्रुव को दे दूँगी और इस ब्रेसलेट को फेंक दूँगी। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।
गाइस सब्सक्राइब